गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज की ये जो क्लास है ये सेकंड क्लास रहने वाली है इंडियन पॉलिटी की। कल हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलिएंट फीचर बोलने का मतलब है कि हमारे संविधान की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो पहली विशेषता हमारे पास यहाँ पे है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, रिटन वर्ड भी ध्यान रखना, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। और हम बात करें लेंथीएस्ट कैसे है, तो कल मैंने बताया था इसमें लगभग 395 आर्टिकल्स हैं। इसमें आपके जो पार्ट्स हैं वो 25 पार्ट्स हैं आज की डेट में देखेंगे। और इसमें जो शेड्यूल हैं, पहले 8 हुआ करते थे, आज कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं। तो अब इसकी हम बात करेंगे कि ये इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जोग्राफिकल डिवीज़न बहुत सारी हैं, बहुत सारे कल्चर के लोग रहते हैं। ये आर्टिकल हो सकता है आपको 470 तक देखने को मिल जाए कहीं पे, तो वो भी सही रहेगा, गलत नहीं रहेगा, क्योंकि अभी ये नए जो आर्टिकल्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। जैसे पार्ट्स अगर हम पहले की बात करेंगे तो 22 थे, और शेड्यूल पहले की बात करेंगे तो 8 थे जब संविधान बना था, बाद ऐड होके अभी इतने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका जो सेकंड सेलिएंट फीचर है। सेकंड सेलिएंट फीचर की बात करें तो सेकंड फीचर है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड एक बार लिख लेती हूँ फिर समझाती हूँ, रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे संविधान हैं जिनको अमेंड करना या तो बहुत डिफ़िकल्ट है या फिर बहुत इजी है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ये ब्लेंड है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का। इट मीन्स कि हमारे संविधान में कुछ फीचर ऐसे हैं जिन्हें हम बहुत ईजिली अमेंड कर सकते हैं, और कुछ फीचर ऐसे हैं जिन्हें अमेंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है। और जो ये अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो हम अंडर आर्टिकल 368 पढ़ते हैं। ये आर्टिकल रिलेट करता है किससे, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। इसमें डिफरेंट टाइप की हम मेजॉरिटी देखेंगे, मतलब वोटिंग कैसे होती है वो देखेंगे। ये नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, अब थर्ड फीचर हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। थर्ड फीचर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का देखने को आपको मिलेगा फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज। दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से समझना। देखिए, हम फेडरल सिस्टम बोल रहे हैं। फेडरल सिस्टम में जैसे कि आपकी चीज़ें आती हैं, डबल गवर्नमेंट होती है। डबल गवर्नमेंट है यहाँ पे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डिवीजन ऑफ पावर, तो पावर्स को भी डिवाइड किया गया है अंडर शेड्यूल नंबर 7। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सारे फेडरल सिस्टम के फीचर हैं जो मैं बोल रही हूँ, अगर नोट करने हैं तो कर लेना। फेडरल सिस्टम मैंने बोला जिसमें 2 गवर्नमेंट होती हैं, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर होता है, जिसमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जिसमें सुप्रीमेसी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, साथ में रिजिडिटी होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, और साथ में इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, और साथ में बाय कैमरलिज्म होगा। बाय कैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनवाद, हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं इसको। और इंडिया में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन हैं। तो ये सारे फीचर कौन से हैं, फेडरल सिस्टम के फीचर्स हैं। वहीं इंडिया में फेडरल सिस्टम तो है लेकिन यूनिटरी वाइज के साथ है, यानी कि इंडिया में यूनिटरी फीचर के जो एलिमेंट्स हैं वो भी पाए जाते हैं। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी या फिर हम बोल सकते हैं नॉन फेडरल फीचर है। जैसे हमारे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, मतलब ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम तो है लेकिन सेंटर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें सिंगल सिटीजनशिप मिलेगा, वो भी यूनिटरी फीचर है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वो भारत का ही नागरिक रहेगा। किसी और देश की अगर वो नागरिकता एक्वायर करता है तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगी। कुछ एक ऐसे पार्ट्स हैं जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। साथ में हमें यहाँ पे मैंने बोला कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी मिलेगी,
यहाँ पे मैं बोल रही हूँ हमें इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखने को मिलती है। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि हम ना ऐसे करके फीचर बनाते हैं कि बाकी के लोअर कोर्ट्स यहाँ आ रहे हैं, उससे ऊपर हाई कोर्ट आ रहे हैं और सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आ रहा है। दैट इज़ कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी। कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है एंड देन अदर कोर्ट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट जो बोलेगा वो बाकी के लोअर कोर्ट्स को मानना ही पड़ेगा। तो इंटीग्रेटेड जुडिशरी यूनिटरी वाइज का फीचर रहता है। नेक्स्ट हम देखते हैं और कौन से फीचर हैं। हमारे यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है, वो भी एक यूनिटरी फीचर है। साथ में हमने यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, लेकिन वाई द सेंटर, यानी कि हम बोल रहे हैं कि स्टेट में गवर्नर तो अपॉइंट होगा लेकिन उसको अपॉइंटमेंट कौन देगा, सेंटर से अपॉइंटमेंट देते हैं और सेंटर से आपके प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देते हैं। तो यहाँ पे जो ओवरऑल कंक्लूजन देखने को मिलेगा, हमने ये बोला कि इंडिया में फेडरल सिस्टम तो है लेकिन यूनिटरी फीचर के साथ फेडरल सिस्टम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगला जो आएगा आपका, ये थर्ड था, अभी फोर्थ फीचर हम देखते हैं। फोर्थ फीचर क्या है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसका क्या मतलब है, देखो गवर्नमेंट दो तरह से हमें देखने को मिलती हैं। अगर मैं यूएसए की बात करूं तो वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट का मेनली रूल चलता है। हम यहाँ पे बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे, और ब्रिटेन की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, यानी कि संसद बैठता है, वही मिलके डिसीजन लेता है और जो भी नेक्स्ट रहता है वो पार्लियामेंट करती है। जबकि अमेरिका की हम बात करेंगे वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि प्रेसिडेंट मेन लीडर वहाँ पे रहता है। हमारे यहाँ पे जो लीडरशिप होती है वो प्राइम मिनिस्टर या फिर स्टेट में सीएम के पास होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारे पास है फिफ्थ फीचर। फिफ्थ फीचर की बात अगर हम करें तो इंडिया में है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड दोनों ही मतलब मैं ऊपर भी बता चुकी हूँ पर एक बार दोबारा से बता दी। जुडिशरी, पहले तो एक चीज़ समझे, इंडिया में जो सिस्टम चलता है ना वो तीन हमें यहाँ पे बॉडी देखने को मिलेंगी। ये मैं ना इस पेन से लिखती हूँ ताकि ये मिट जाए। हमें यहाँ पे लेजिस्लेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग का, लॉ मेकर को लेजिस्लेचर कहते हैं। फिर हमें एग्जीक्यूटिव देखने को मिलेगी, एग्जीक्यूटिव का काम होता है इन कामों को एग्जीक्यूट करना। और थर्ड हमें जुडिशरी देखने को मिलती है। जुडिशरी का काम होता है ये चेक करना कि ये जो लॉ बने हैं और जो इम्प्लीमेंट हुए हैं वो सही से हुए भी हैं या नहीं। तो हमें यहाँ पे तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये तीन पिलर हैं इंडियन जो भी बोल सकते हैं हम पॉलिटी के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब एक चीज़ देखो, जो लोग कानून बना रहे हैं लगभग वही लोग कानून को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उन कानून को चेक करने वाला भी इन्हीं में से कोई एक होगा तो वो तो नहीं बोलेगा कि भाई गलत काम हो रहा है। इसलिए हमने जुडिशरी को क्या रखा हुआ है, इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। इंटीग्रेटेड मैं अभी बता चुकी हूँ। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है या अदर कोर्ट हैं, तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हिंदी में इसको हम एकीकृत न्यायपालिका बोलते हैं, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर आते हैं तो वो बाकी के सारे कोर्ट्स पे लागू होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे हमें फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी देखने को मिलेंगे। फंडामेंटल राइट क्या है, खैर ये मैं यहाँ पे नहीं बताना चाहती थी। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, जो हम देश की जनता को अधिकार मिले हुए हैं उन्हें हम फंडामेंटल राइट बोलते हैं। और डीपीएसपी शॉर्टकट में इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसमें एक्चुअल में डायरेक्शन दे के रखी है कि गवर्नमेंट किस अकॉर्डिंग, किस दिशा में गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, ये सारे फीचर हम आगे पढ़ने वाले हैं तो ये वाले मैं नहीं करवाऊंगी। चलिए, तो ये सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, जिसमें से जो मेन आपने याद रखने वो यही रखने हैं कि ये
विश्व का सबसे लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, ये रिटन बता देती हूँ, एक लिखा जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और एक लिखा जाता है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हम लोगों ने बैठ के एक साथ पूरा संविधान लिखा है, और अनरिटन कई बार आता है। अनरिटन का मतलब होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल बोलने का मतलब है कि जो टाइम टू टाइम लिखा जाता है, जब ज़रूरत फील होती है उस हिसाब से लिखा जाता है, उसको अनरिटन बोलेंगे। रिटन का मतलब क्या होता है, जब हमने एक ही साथ सारा कॉन्स्टिट्यूशन बैठ के लिख लिया है। ठीक है। सेकंड फीचर हमने देखा कि यहाँ पे ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ संविधान ऐसे होते हैं जिन्हें चेंज करना बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, मतलब डिफ़िकल्ट होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। हमारे यहाँ पे ब्लेंड है, यानी कि दोनों ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमें यहाँ पे फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइज देखने को मिलता है कि है तो संघात्मक शासन, लेकिन यूनिटरी फीचर भी देखने को मिलेगा जो जोड़ता है। ठीक है। फिर हमें यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, संसदीय सरकार मिलेगी, जबकि यूएसए में कैसी है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है। फिर हमने जुडिशरी का देखा कि इंडिपेंडेंट और इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी हम बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलो जी, अब ये एक टॉपिक तो आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। इसके साथ हम एक टॉपिक और कर लेते हैं, इसके साथ हम करेंगे नेक्स्ट यहाँ पे मुझे थोड़ा सा टाइप करने दो, ताकि आपको जब ये नोट्स मिले तो पढ़ने में आसानी हो, है ना। ठीक है। नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट जो टॉपिक वैसे हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है आपका सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये हेडिंग यहाँ पे मिल जाएगी, तो यहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का मतलब है कि इंडिया के संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने किसी फॉरेन कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, जो हमारी डाइवर्स नीड को सूट कर रही थी। डाइवर्स नीड बोलने का मतलब क्या है कि हम लोग बहुत ही कल्चरली डिफरेंट हैं, बहुत सारे धर्म यहाँ पे हैं, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती हैं, बिल्कुल ही एक डाइवर्स कंट्री इंडिया है। तो जो जो चीज़ें हमें फॉरेन किसी के भी संविधान से सही लगी अपने संविधान के लिए, तो वो हमने यहाँ पे ले ली हैं। अब किसी और देश के संविधान से हमने क्या लिया क्या नहीं लिया है, वो पढ़ने से भी पहले हम सबसे पहले देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट से माना जाता है, ये 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया पे रूल कर रही थी तब इस एक्ट को लेके आई है। और ऐसे हम लोग लगभग चीज़ें जो हैं कहते हैं 75% लगभग कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली हैं। समटाइम्स 75% लिखते हैं या फिर 2/3 लिखा होगा तो भी सेम बात है। लेकिन जो हमारे पेपर में पूछा जाता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया है, हमने वही चीज़ें याद करनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, पहली चीज़ जो हमने यहाँ से ली है वो ली है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। अभी फेडरल स्ट्रक्चर हमने ऊपर देखा, फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है जिसमें 2 गवर्नमेंट हो, जिसमें डिवीजन ऑफ पावर हो, तो वही फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। डुअल गवर्नमेंट यहाँ पे चलता है, कैसे चलता है, एक सेंटर में गवर्नमेंट रहती है, एक स्टेट में गवर्नमेंट रहती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोलने की है। सेकेंड हमने यहाँ से लिया है ऑफिस ऑफ गवर्नर। गवर्नर हम बोलते हैं, हर एक स्टेट में एक गवर्नर होता है। ठीक है, अपने अपने स्टेट में एक गवर्नर होगा। वैसे ये जो पोस्ट है कि गवर्नर होगा हर एक राज्य में, वो कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। ठीक है, थर्ड फीचर हम इसका देखते हैं। थर्ड फीचर हमने यहाँ से लिया है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन आप देखते हैं यूपीएससी या स्टेट पीएससी का नाम आपने सुन रखा होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन हमने कहाँ से लिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। फोर्थ यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, हमने यहाँ से लिया हुआ है इमरजेंसी प्रोविज़न। इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी के बारे में अभी अगर नहीं भी पता है तो आगे तो बात होगी ही, लेकिन इमरजेंसी प्रोविज़न का मतलब है
जैसे नेशनल इमरजेंसी देश में लगती है, स्टेट इमरजेंसी लगती है जिसको हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, या फिर हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 3 टाइप की इमरजेंसी मेनली हम पढ़ेंगे। तो ये प्रोविजन भी कहाँ से लिया गया है, आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगली चीज़ मैं लिख रही हूँ, हाँ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जुडिशरी सिस्टम की न्यायपालिका होगी। देश में न्यायपालिका है, यस है, तो वो जुडिशरी सिस्टम भी 1935 के एक्ट से लिया गया है। और यहीं पे हम लिख देते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी, एकीकृत जुडिशरी होगी, वो भी 1935 के एक्ट से लिया गया है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट से हमने क्या क्या लिया है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया है, एक सेकंड रुक जाना, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया है कि भाई जो मैंने ऊपर समझाया है कि डबल गवर्नमेंट होगी, डिवीजन ऑफ पावर्स होगा, वो सारा हमने यहाँ से लिया है। गवर्नर का एक ऑफिस होगा, यानी कि गवर्नर का पद होगा, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1935 से लिया है। पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन हमने यहाँ से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजन बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं, नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। जुडिशरी सिस्टम रहेगा इंडिया में, यानी कि न्यायपालिका रहेगी, और न्यायपालिका रहेगी कैसी, इंटीग्रेटेड रहेगी। ये सब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि बाकी के देशों से हमने और क्या क्या लिया हुआ है। तो सेकंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, पेन चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। सेकंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, जो कंट्री अगली हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी यूके, या फिर इसको ब्रिटेन भी बोल सकते हो, जैसे भी जो भी पेपर में आएगा देख लेना, यूके या फिर ब्रिटेन कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो यूके से हमने ली है वो तो यही ली है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा गवर्नमेंट का। अभी हमने समझा, एक होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो भी डिसीजन लेगा प्रेसिडेंट मेनली लेगा, यहाँ पे यानी कि अपने देश में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा लिए जाते हैं। यूके में भी सेम सिस्टम है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिया है बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म को नहीं होगा तो हिंदी में लिख लेना द्विसदनवाद। द्वि का मतलब दो, सदन का मतलब हाउसेज, ठीक है। तो बाय कैमरलिज्म लेजिस्लेचर यहाँ पे चलता है, और आपको पता है इंडिया में 2 सदन तो हैं, कौन सा, लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडिया में कितने सदन हैं, 2 सदन है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तीसरा फीचर यूके की अगर बात करें तो हमने यहाँ पे लिया है रूल ऑफ लॉ, यानी कि विधि का शासन, या फिर हम बोल सकते हैं कानून का शासन, ठीक है। जो भी कानून होगा उसका शासन होगा। नेक्स्ट फीचर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमने यूके से लिया है, दैट इज सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप बोलने का मतलब है कि अपने देश का अगर कोई नागरिक है तो वो सिर्फ भारत का नागरिक होगा, किसी और देश की नागरिकता साइमल्टेनियसली नहीं ले सकता है। अगर हम खुद अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता लेना चाहते हैं या लेते हैं तो हमें भारत की नागरिकता का त्याग करना होगा। नेक्स्ट फीचर हम यहाँ पे देखते हैं ब्रिटेन से, और हमने क्या लिया है, हमने कैबिनेट सिस्टम लिया है। कैबिनेट बैठती है, बहुत बार सुना होगा कैबिनेट बैठी हुई है, तो वो कैबिनेट सिस्टम भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे लिया है रिट्स। अब ये रिट्स अभी तक आपको समझ नहीं आएगा, अगर कभी पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो नहीं आएगा, अदरवाइज हम इसको फंडामेंटल राइट में डिस्कस करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 में। रिट्स एक्चुअल में आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए दी हुई हैं। 5 तरह के रिट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया ब्रिटेन से। ब्रिटेन के बाद नेक्स्ट कंट्री हम देखते हैं यूएसए ले लेते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से हमने क्या क्या लिया हुआ है। तो फर्स्ट फीचर हम लिख रहे हैं फंडामेंटल राइट, ठीक है, मैं FR लिख रही हूँ। फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, डिफरेंट टाइप के मौलिक अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं, वो हमने यूएसए से लिए हैं, ठीक है। ये बहुत डिटेल में चैप्टर पढ़ना है, पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रही हूँ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अभी हमने देखा इंडिपेंडेंस ऑफ
जुडिशरी। जुडिशरी कहाँ से लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी वहीं से लिया है। लेकिन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया है। इट मीन्स कि जो जुडिशरी है वो आपकी लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी, इंडिपेंडेंटली काम करेगी। ठीक है, ये आपके या हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। थर्ड चीज़ जो हमने यूएसए से ली है दैट इज़ जुडिशियल रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी, इसको समझना। जुडिशियल रिव्यू हम कहते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है न्यायिक समीक्षा। यदि कोई कानून है या कुछ भी है तो हम उसको जाके चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में या फिर कोर्ट में। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ चीज़ हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो हमने यूएसए से ली है दैट इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारा संविधान कैसा होगा? रिटन होगा। हमने संविधान बैठ के लिख लिया है एक बार। ठीक है, अब उसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट जब भी ज़रूरत होती है वो हम करते हैं। नेक्स्ट यूएसए से हमने लिया है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल आई थिंक हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आते हैं और 22 जनवरी 1947 को उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है और आज हम उसे प्रीएम्बल के नाम से जानते हैं, प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। ये भी हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमने क्या लिया है, हमने लिया है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, कि हमारे देश में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद होगा। ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमने इम्पीचमेंट प्रोसीजर के जो है वो भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। अब ये इम्पीचमेंट होता क्या है, ये हम आर्टिकल नंबर 61 में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम देखते हैं रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट को हिंदी में महाभियोग कहते हैं और इम्पीचमेंट हम यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने के लिए, जो कि अभी तक तो यूज़ नहीं किया गया है, पर हाँ ये हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का जो प्रोसेस है कि कैसे उन्हें रिमूव किया जाएगा वो हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमने चलो ये हो गया यूएसए से क्या क्या चीज़ें हमने देखी हैं, एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनको। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली। जुडिशियल रिव्यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। न्यायिक समीक्षा ली, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये भी लिया। प्रीएम्बल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है वो भी यूएसए से लिया है। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट लिया। प्रेसिडेंट को हटाने का प्रोसीजर जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं वो हमने लिया। देन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कैसे हटाया जाएगा उनके पद से, वो भी हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट कंट्री अब हम देखते हैं, पहले पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। चल नेक्स्ट कंट्री हम यहाँ पे कनाडा ले लेते हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। कनाडा की बात करेंगे तो यहाँ से भी हमने कुछ एक चीज़ें ली हैं, तो क्या क्या चीज़ ली है वो हम देखते हैं। कनाडा से हमने लिया, देखो फेडरल स्ट्रक्चर तो हमने लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर की अगर मैं बात करूँगी ना तो वो हमने कनाडा से लिया है। मतलब इस चीज़ को समझना कि एक सेंटर में सरकार है, एक स्टेट में सरकार है। अब इन दोनों सरकार में इनको मिला के तो हम फेडरल स्ट्रक्चर बोल देंगे, संघीय शासन बोल देंगे या व्यवस्था बोल देंगे, लेकिन इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन है? सेंटर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर सिर्फ पूछा जाए फेडरल स्ट्रक्चर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 लिखोगे, लेकिन अगर पूछा जाए विद स्ट्रॉन्ग सेंटर तो फिर कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन आपको आंसर मार्क करना होगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पेपर में अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो। सेकेंड चीज जो हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है दैट इज योर रेजिडुअल पावर। देखो
ये ना हम नेक्स्ट लेक्चर में शेड्यूल पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 8 थे जब ये बना था, अभी 12 हो चुके हैं, तो टोटल 12 के 12 हमें एज इट इज़ लर्न होने चाहिए। वहाँ पे हम डिवीजन ऑफ पावर देखते हैं, पावर्स का डिवीजन कैसे किया गया है वो देखते हैं। तो हमें 3 तरह की लिस्ट देखने को मिलेंगी। एक आती है यूनियन लिस्ट, देन आती है स्टेट लिस्ट, और एक आती है कंकरेंट लिस्ट। डिटेल में पढ़ाऊंगी इनको, ठीक है। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार यूनियन को होता है। सेंट्रल लिस्ट में वो मैटर्स होते हैं जिन पे कानून बनाने का अधिकार सेंटर को होता है, स्टेट को होता है। और कंकरेंट लिस्ट में वो आते हैं जिसमें दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन चलती किसकी है ज़्यादा, स्टेट की चलती है। अब ये रेजिडुअल पावर कौन से होते हैं, ऐसे मैटर जो इन तीनों लिस्ट में नहीं डाले गए हैं वो रेजिडुअल पावर में आते हैं। और रेजिडुअल पावर का जो राइट है वो ऑटोमेटिकली सेंटर के ही पास है, ठीक है। तो जो भी नया मैटर आता है वो रेजिडुअल पावर में ऐड किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, और अपॉइंटमेंट करता कौन है, बाय द प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर पूछा जाए कि प्रेसिडेंट होगा, गवर्नर होगा, गवर्नर का पद कहाँ से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए कि गवर्नर के तो भाई इलेक्शन नहीं होते हैं, उनकी तो अपॉइंटमेंट होती है, उनकी नियुक्ति कर दी जाती है डायरेक्ट किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये फीचर कहाँ से लिया है, ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। दोनों ही बात में बहुत डिफरेंस है। नॉर्मली पूछा जाए ऑफिस ऑफ गवर्नर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लगाओगे, लेकिन अगर बात आती है अपॉइंटमेंट की तो अपॉइंटमेंट कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, और गवर्नर को अपॉइंट करता कौन है, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम चलेंगे कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। फोर्थ फीचर हम देखते हैं क्या है। फोर्थ यहाँ पे आएगा एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एक सेकेंड, डी आना था ना, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो जी, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन हम पढ़ेंगे जब सुप्रीम कोर्ट डिटेल में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार की, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन की। ये जो एडवाइस देता है ना सुप्रीम कोर्ट, वो प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट के मांगने पे, ठीक है। तो ये वो वाली चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका संविधान का जो स्ट्रक्चर है वो है क्वासी फेडरल इन नेचर, क्वासी फेडरल इन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वासी फेडरल ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोलने का मतलब है, फेडरलिज्म का मतलब होता है जिसमें पावर्स का डिवीजन हो, ये सब चीज़ों को हम फेडरल बोलते हैं, और फिर भी वो जुड़े हों, संघ बोलते हैं उसको। क्वासी फेडरल का मतलब होता है अर्ध संघात्मक नेचर, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूनिटरी फीचर भी देखने को मिल रहे हैं, फेडरल फीचर भी देखने को मिल रहे हैं, तो हम इसको क्वासी फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो हम कंट्री देखने वाले हैं, अगली कंट्री आपकी रहेगी दैट इज़, या तो देखो इसको यूएसएसआर लिखा होगा इन्होंने, लेकिन आपको पता है सोवियत यूनियन को आज की डेट में हम रशिया के नाम से जानते हैं, तो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, यूएसएसआर लिखा होगा, सोवियत यूनियन लिखा होगा, जो मर्जी लिखा होगा, सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हमने लिया क्या है, यहाँ से हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आपके आर्टिकल नंबर 51A में आएंगी, ठीक है। वहाँ पे पढ़ेंगे हम। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, ये रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जब संविधान बना था तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी संविधान में नहीं थी, इनको हमने बाद में ऐड किया गया है, तो इनको हम बाद में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे हमने यहाँ से क्या लिया है रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से, आइडियल ऑफ जस्टिस। आइडियल ऑफ जस्टिस, आइडियल ऑफ जस्टिस जैसे कि हमारे पास जस्टिस होता है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तो वो हमने कहाँ से लिया है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट कंट्री हम देखने वाले हैं, अभी जो कंट्रीज आएंगी ना उनसे हमने थोड़ी कम कम चीज़ें ली हैं तो वो जल्दी निपट जाएगा। अगला कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? सबसे पहले तो हमने यहाँ से ली है कंकरेंट लिस्ट। अभी हमने 3 तरह की लिस्ट समझी हैं। एक कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में ऐसे टॉपिक पाए जाते हैं जिस पे कानून सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, लेकिन अगर कभी दोनों ही फंसे हुए हैं कि भाई क्या करना है, तो सेंटर की ज़्यादा चलती है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, हमने यहाँ से लिया है फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द कंट्री, इंटरकोर्स विद इन द कंट्री। ये जो लिया है हमने ट्रेड एंड कॉमर्स की जो फ्रीडम है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। क्या क्या लिया है? कंकरेंट लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तीसरी एक और चीज़ हमने यहाँ से ली है, दैट इज़ योर जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। जॉइंट सिटिंग जो है आर्टिकल नंबर 108 में हम पढ़ेंगे। जॉइंट सिटिंग का मतलब है संयुक्त बैठक। किसकी संयुक्त बैठक? जब लोकसभा और राज्यसभा किसी एक मत पे ना आ पा रहे हों तो प्रेसिडेंट बुलाता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करता है जॉइंट सिटिंग को, जिसकी अध्यक्षता यानी कि जिसको प्रिजाइड लोकसभा के स्पीकर करते हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, तब मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। फिलहाल हम ये देखते हैं कि जॉइंट सिटिंग डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाई जाती है। नेक्स्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। नेक्स्ट कौन सी कंट्री देखिए, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, कुछ अच्छा सा कलर ले लेते हैं। चलो नेक्स्ट कंट्री है हमारे पास जर्मनी। पर ध्यान रखना जर्मनी ना लिख के जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, क्योंकि इनके जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नाम है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही जर्मनी के संविधान का नाम है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। तो वाइमर याद रखना जर्मनी के साथ। ठीक है। जर्मनी से हमने लिया है इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी के समय पर सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। इमरजेंसी पावर या फिर हम बोल सकते हैं इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों का सस्पेंशन। फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी चल रही है तो हमें सारे ही अधिकार नहीं दिए जाते, कुछ छीन भी लिए जाते हैं या उन्हें कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। वो हमने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट चीज़ हम लिखेंगे, यहाँ से हमने लिया है बस इतना याद रख लोगे तो चल जाएगा काम। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं जर्मनी के बाद आयरलैंड के संविधान को। ठीक है। आयरलैंड, आयरलैंड लिखा हो या आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो सेम बात है। आयरलैंड लिखा होगा तब भी सेम बात है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा तब भी सेम बात है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ली है भाई, बहुत बार पूछी जाती है। DPSP फुल फॉर्म बता देती हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये हम पार्ट नंबर 4 में पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट के लिए पॉलिसी बनाने के लिए क्या हमारे प्रिंसिपल रहने वाले हैं। ये हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं आयरलैंड से हमने लिया है नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर टू द राज्यसभा। राज्यसभा में कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है, कुछ भी क्या 12 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है। बाकी ये भी लिख देती हूँ नॉमिनेट करता कौन है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है उन 12 लोगों को। कहाँ से आते हैं वो 12 लोग? अपनी मर्जी से हो जाता है क्या? वो 12 लोग 4 फील्ड यानी कि आर्ट, साइंस, सोशल सर्विस और लिटरेचर की फील्ड से अगर कोई व्यक्ति है जिसने बहुत प्रोमिनेंट काम किया हुआ है, उन्हें नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। और नॉमिनेट करता कौन है? प्रेसिडेंट करता है। तो ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। एक चीज़ और हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, दैट इज मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन किस मेथड से होंगे, किस तरह से होंगे, वो हमने लिया है
आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से या फिर आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब देखो, बहुत बार वोट आप अपना कास्ट कर चुके होंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कभी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा क्योंकि उनके इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल अलग है। कौन उनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे डिटेल में तब सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हमने देखा कि आयरलैंड के संविधान से हमने इनके मेथड ऑफ इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो लिया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास आएगा वो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, यानी कि जिसको हम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलेंगे। फ्रांस के संविधान से क्या लिया है? फ्रांस के संविधान से हमने लिया है आइडल ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है स्वतंत्रता। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब है इक्वालिटी एकता। और फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुता या फिर भाईचारा। ये प्रेम्बल में लिखे गए शब्द हैं, वहाँ पे डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तो ये हमने फ्रांस से लिया है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास जापान का, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हम कंट्री का ही नाम लिख देती हूँ, जापान, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है, तो यहाँ से हमने लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में जाके। लास्ट कंट्री जो है, लास्ट कंट्री जिससे हमने, जिसके संविधान से हमने लिया है वो है आपकी साउथ अफ्रीका, ठीक है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से हमने लिया है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में हम चेंजेस अगर करना चाहते हैं, अमेंडमेंट अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, क्या उसका प्रोसीजर रहने वाला है, वो साउथ अफ्रीका से हमने लिया है। नेक्स्ट आएगा इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर, देखो अभी अगर विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं तो आप अपना वोट कास्ट करते हो। आपके जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, उसमें आप देते हो। लोकसभा के इलेक्शन होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट करते हो, डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हो। लेकिन राज्यसभा के इलेक्शन में हम लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनके जो इलेक्शन का प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जबकि जो दूसरे इलेक्शन होते हैं जैसे एमएलए के या एमपीज़ के इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, उनमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो ये सारे जो फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स एक बार पढ़ लेना जो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। दो चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं, पहला हमने सेलेंट फीचर पढ़े थे कॉन्स्टिट्यूशन के, और सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हैं। ये सारा मैंने डिटेल में करवा दिया है। ये एक बार में याद शायद आपको नहीं होंगी चीज़ें, इनको टाइम लगता है, पर हाँ ये याद करनी है। यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बना है, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। राइटिंग थोड़ी सी अभी गंदी आ रही है क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है, ठीक है। ऑनलाइन लिखने की प्रैक्टिस कम है। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।